हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, उनसे संबंधित शब्दावली भी पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने ध्रुव, पोल, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, इन सब के बारे में डिटेल बात की। फोकस पढ़ा था, फोकस तल पढ़ा था और प्रतिबिंब बनाने के नियम भी सीखे थे। स्मॉल अपर्चर अगर होता है, छोटा होता है अगर दर्पण का द्वारक, उसके लिए बात की गई। आज की क्लास में हम लोग कुछ डेरिवेशंस के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है, जैसे हम लोग आगे डेरिवेशन करने वाले हैं। तो गोलीय दर्पणों के लिए अगर चिन्ह परिपाटी की बात की जाए तो सबसे पहले हम यहां पर एक दर्पण बनाते हैं। मान लेते हैं ये दर्पण बना हुआ है। ये कैसा दर्पण है? तो ये अगर हम इधर पॉलिश करेंगे तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। ये दर्पण हो गया, ठीक है। और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष हो गया। अब अगर यहां से हम बात करें कि यहां पर ये हो जाएगा इसका फोकस, यहां पर हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र C, ठीक है। तो अगर हम इसे इस टाइप से बनाएं, अगर हम इसे इस तरह से बनाएं, मान लेते हैं यहां कहीं पर एक लाइन ड्रॉ कर दी गई और इसको आगे बढ़ा दिया गया, ये इसको आगे बढ़ा दिया गया। तो अब यहां पर जो ध्रुव था, दर्पण का ध्रुव, जिससे हम लोग P से प्रदर्शित करते थे, ये क्या है? दर्पण का ध्रुव है। तो चिन्ह परिपाटी जो कहती है गोलीय दर्पण के लिए, पहला पॉइंट यही लिखते हैं हम लोग, सभी दूरियां ध्रुव, जिसको हम यहां पर मूल बिंदु का नाम देते हैं कि मूल बिंदु होगा ये, ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव से मापी जाती हैं, मतलब जितनी भी दूरियां होंगी सारी की सारी ध्रुव से मापी जाएंगी। ये ओरिजिन का काम करेगा, मूल बिंदु का काम करेगा। फिर बी पॉइंट क्या होता है? प्रकाश किरणें जिधर चल रही होती हैं, आपतित किरणें जिधर जा रही होती हैं, उनकी दिशा को धनात्मक लिया जाता है। जैसे अगर यहां पर कोई प्रकाश किरण है, कुछ इस दिशा में जा रही, मान लेते हैं यह है आपतित प्रकाश की किरण की दिशा, यह है आपतित किरण। आपतित किरण बाएं से दाएं की तरफ जा रही है, तो आपतित किरण की अगर उधर दिशा है तो इसकी दिशा में जो लिया जाता है दूरी, तो इधर की दूरी क्या ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी। यहां पर हम ये कहेंगे कि इधर की दूरी कैसी होगी? तो ये दूरी पॉजिटिव लिखी जाएगी, धनात्मक होगी, क्योंकि आपतित किरण की प्रकाश की जो दिशा होती है उसे अब धनात्मक लिया जाता है। और इनकी विपरीत दिशा में अगर बात करें, इस डायरेक्शन में, इधर ये इनकी विपरीत दिशा होगी और इनकी विपरीत दिशा में कैसा चिन्ह प्रयोग करेंगे? तो हम लोग ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, निगेटिव दूरी होगी। आपतित प्रकाश की किरण जिधर चल रही होती हैं, उसके लंबवत ऊपर की जो दिशा होती है, जैसे ये वाली जो दिशा है, ये कैसे लिखी जाएगी? तो ये धनात्मक लिखी जाती है, ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव साइन से हम लोग लिखा करेंगे। और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखी जाएगी दूरी, उसे हम क्या करेंगे? निगेटिव साइन के साथ लिखा करेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया, सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाएंगी। आपतित, दूसरा पॉइंट है आपतित प्रकाश के संचरण की दिशा। प्रकाश जिधर चल रहा होगा, आपतित प्रकाश की किरणें जिधर जा रही होंगी, धनात्मक लिखी जाती हैं कि दिशा में दूरियां धनात्मक लिखी जाती हैं, धनात्मक लिखी जाती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट बताया, आपतित प्रकाश जिधर जा रहा होगा उनके जो लंबवत दिशाएं होंगी, 2 होंगी, तो अपवर्ड जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव लिखी जाएगी, ऊपर की दिशा में दूरियां पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो दूरियां लिखी जाएंगी, नीचे की तरफ की दूरियां जो लिखी जाएंगी वो निगेटिव लिखी जाएंगी। तो ये होती है गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। फिर से ध्यान रखेंगे, जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो ध्रुव से नापी जाएंगी। आपतित प्रकाश जिधर जा रहा होगा उस दिशा को धनात्मक लिखेंगे और उसके विपरीत दिशा को हम लोग ऋणात्मक से लिखेंगे। फिर बात करें दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट है ये, आपतित प्रकाश जिधर जा रहा होगा उसके लंबवत ऊपर की दिशा में धनात्मक दूरियां लिखी जाएंगी, और डाउनवर्ड अगर नीचे की तरफ लिखना होगा तो हम निगेटिव साइन लगा करके दूरियों को लिखा करेंगे, ठीक है। तो ये होती है गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। उम्मीद है क्लास 10th से पता होगी, नहीं पता है तो फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ये डेरिवेशन है एक, तो हम लोग यहां पर फिर से एक मिरर बनाएंगे, एक दर्पण बना लेंगे। ये दर्पण बन गया, अवतल दर्पण मान लेते बना हुआ है। मुख्य अक्ष बना लेते हैं इसका, तो ये हो गया इसका मुख्य अक्ष,
ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये मुख्य अक्ष होने के साथ में यहां पर कुछ और पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में हम लिख लेते हैं। जैसे यहां पर फोकस होता है, यहां पर होता है वक्रता केंद्र जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं, इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरणें आ रही होंगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगे, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये फोकस से पास होती हैं, तो ये फोकस से पास होती हैं। तो ये इधर जा रही थी, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद ये फोकस से होकर के गुजर रही हैं। ये पॉइंट हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। ठीक है, तो आपतित किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती हैं। अब अगर हम लोग यहां पर एक अभिलंब खींचे तो गोलीय दर्पण में अभिलंब कहां से खींचा जाता था, C से खींचते थे हम लोग अभिलंब। कुछ इस तरह से अभिलंब खींचा जाता है, ये हो गया अभिलंब। अगर ये अभिलंब का काम करेगा तो यहां पर इस कोण को हम नाम दे देते हैं आपतन कोण होगा, तो आपतन कोण नाम दे देते हैं इसे। ये है आपतन कोण जिसे हम लोग लिख देते हैं सपोज I। तो अगर ये I लिखा जाएगा तो ये होगा परावर्तन कोण, और कोणीय ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, तो इसे भी हम लोग I लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी I लिखा जाएगा। तो अगर ये I हो गया, ये I हो गया। अब ये रेखा इस प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर है, तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो ये कोण इस कोण के बराबर आएगा। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख पाएंगे। ये हो गई एक समांतर रेखा, ये दोनों समांतर रेखा, ये इनकी त्रियक रेखा होगी, एकांतर कोण बराबर आएंगे। अगर ऐसे नहीं दिख रहा तो इसको अलग से बना के समझ सकते हैं कुछ इस तरह से। एक ये समांतर रेखा है, एक दूसरी ये समांतर रेखा, इनको एक त्रियक रेखा इस तरह से काट रही है। तो अगर ये त्रियक रेखा काटेगी तो हम लोगों ने अभी कहा कि जो ये कोण बन रहा है वो कितना दिया गया है, तो यहां पर जो कोण बना है वो है I। तो अगर ये I होगा, दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये कोण भी I बन जाएगा। ठीक है, इसमें यहां पर ये टकरा रही है, उस बिंदु को नाम दे देते हैं सपोज ये पॉइंट है M। ये M पर टकरा रही हैं। अब हमें निकालना है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होगा। तो अगर बात किया जाए C से लगा करके M तक की दूरी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। इस त्रिभुज को बाहर निकालते हैं और बनाते हैं इसे अलग से। ये लाइन यहां से है, ये सीधी लाइन है, फिर यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई है ऐसे, फिर एक लाइन यहां से ड्रॉ की गई कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर कोण लिख लेते हैं। ये कोण हमारे पास कितना दिया गया है, I दिया गया है, और ये कोण कितना है, तो ये कोण भी I दिया गया। अगर कोण का ये त्रिभुज लिखना चाहे ये M हो जाएगा, ये C बनेगा और ये F बनेगा। ठीक है, और C से लगा करके M तक की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या आएगी। हमें निकालना क्या है, हम लोगों को पता है C से लगा करके P तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है, लेकिन अगर हम CF निकाल लेते हैं तो उसमें से घटा के लिख पाएंगे। तो CF निकालना चाहते हैं तो ये I हो गया, ये I हो गया, तो ये कोण कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 2I, 180 माइनस 2I लिख सकते हैं, ऐसा लिख पाएंगे। अगर हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि CF की वैल्यू x है, नहीं पता CF की वैल्यू क्या है, तो यहां पर अगर हम लोग साइन रूल लगाएं तो क्या लगा सकते हैं, यहां पर देखते हैं इस पाई के सामने ये r है, तो हम लिख सकते हैं r डिवाइडेड बाय में यहां क्या लिखा जा सकता है, साइन, यहां लिख सकते हैं पाई माइनस 2I इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो इसे लिख सकते हैं x, और x के सामने कोण कौन सा लिखा है, तो यहां पर कोण लिखा गया है साइन I। देखो यहां पर पाई माइनस 2I, सामने क्या है r है, तो लिखा गया r डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस 2I, और इस x के सामने अगर x लिखा गया तो x के सामने कोण कितना बन रहा, तो I बना, तो x डिवाइडेड बाई साइन I लिख सकते हैं। फर्दर अगर इसे आगे सॉल्व किया जाए तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, FM डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे, तो FM ये वाला है, इसके सामने भी कोण कितना बन रहा है, साइन I बन रहा है, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को रिलेट करके सॉल्व कर लें, यहां पर हम लोगों ने साइन रूल लगाया है, ध्यान रखना, ये साइन रूल हम लोगों ने अप्लाई किया है। साइन रूल होता क्या है, तो अगर ये कोई ट्रायंगल है, यहां पर A है, ये B है और ये C है, ये एंगल दिए गए हैं, A के सामने A साइड है, B के सामने B है, C के सामने C है, तो साइन रूल है A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B लिखा जाता है, और यहां पर C डिवाइडेड बाई में साइन कैपिटल C लिख देते हैं, जहां कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कोण होते हैं और स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c भुजाएं होती हैं त्रिभुज की। तो अगर इनको लगा के सॉल्व किया जाए, आगे हटाएं इनको, तो x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, तो x की वैल्यू निकल रही है
ये r दिया गया है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे r, यहां पर क्या लिखा गया है तो ये लिखा गया है साइन i, और डिवाइडेड बाय में रहेगा पाई माइनस, तो साइन पाई माइनस साइन ही रहेगा, तो यहां लिख देंगे साइन 2i। ठीक है, फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा r साइन i डिवाइडेड बाय, यहां क्या लिख सकते हैं तो कॉस साइन का फॉर्मूला खोल सकते हैं तो 2 साइन i, और इसे क्या लिख सकते हैं कॉस i, साइन i से साइन i कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x की जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज इक्वल टू, x की वैल्यू निकल के आएगी r डिवाइडेड बाय में 2, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कॉस i लिख देंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा x का, मतलब c से लगा करके f तक की जो दूरी होगी वो हो जाएगी r डिवाइडेड बाय में 2 कॉस i। ठीक है, तो अब हम यहां से लिख सकते हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती है तो ये r होती है, तो r में से अगर ये इतनी डिस्टेंस घटा दी जाए जिसको हम लोगों ने x माना है तो हमें मिल जाएगा fp। तो अगर हम लोग यहां से लिखें fp इज इक्वल टू, तो कहेंगे cp लिखेंगे माइनस cf लिख देंगे। cp ऑफ कोर्स किसके बराबर होगा कैपिटल R के, और यहां लिखेंगे तो r डिवाइडेड बाय में कितना निकल के आया है 2, यहां पर क्या लिखेंगे cos i लिखा जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी fp की, और हम लोगों को पता है fp किससे के बराबर होगा तो फोकल लेंथ फोकस दूरी के बराबर निकल के आएगा। अब हमें करना क्या है, यहां पर जो फार्मूला हम पढ़ते हैं क्लास 10th में या फिर अपने एकेडमिक क्लास में हम लोग जब पढ़ते हैं फार्मूला तो बताया जाता है कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी के बराबर होती है, लेकिन वो ऐसा रिजल्ट यहां से नहीं निकल के आ रहा है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि पैराएक्सियल रेस क्या होती है, मार्जिनल रेस क्या होती है, तो पैराएक्सियल और मार्जिनल रेस का कॉन्सेप्ट अगर यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया जाए, यहां से अगर हम बात करें फॉर पैराएक्सियल रेस, फॉर पैराएक्सियल रेस, पैराएक्सियल रेस का अगर कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर इंट्रोड्यूस करवाएं तो उनके लिए क्या होता है i अप्रोक्सीमेट 0 की तरफ बढ़ता है। तो हम लोगों को पता है अगर i की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी, इसका सिंपल लॉजिक निकलता है कि अगर cos i की बात करेंगे तो वो अप्रोच करेगा 1 की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो अगर i की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 की तरफ अप्रोच करेगी तो cos i की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगी। मतलब जो हम लोगों ने अभी निकाला है x की वैल्यू जो कि निकल के आई है r डिवाइडेड बाय में 2, यहां पर cos i निकल के आई है, तो cos i की जो वैल्यू है उसको हम अप्रोक्सीमेट 1 ले सकते हैं पैराएक्सियल रेस के लिए, तो यहां से x की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी r बाई 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू r बाई 2। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू निकल के आई तो हम लोगों ने अभी फार्मूला देखा है फिजिकल टू होता है r माइनस, यहां पर लिखा था r डिवाइडेड बाय में 2 इंटू, यहां पर cos i की वैल्यू 1 हो गई, तो यहां से f की वैल्यू निकल के आएगी r माइनस r बाई 2 दैट इज इक्वल टू r बाई 2, या फिर इसको और लगा करके हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2f। तो ध्यान ये रखेंगे जब पैराएक्सियल रेस के बारे में बात की जा रही होगी तभी हम ये फार्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज जो रिजल्ट निकल के आता है वो निकल के आता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू कॉस एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है, तो यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये इतना डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल बोर्ड का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जो फोकल लेंथ होती है वो आधी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर, ध्यान रखेंगे। तो ये जो रिजल्ट निकल के आया है ये किसके लिए है, फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर। अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तब हम r बराबर 2f का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर जितनी भी थियरी पढ़ी जाएगी वो सभी सी के लिए पढ़ी जाएगी, तो वहां पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग अप्लाई कर दिया करेंगे r इज इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू r बाई 2 जो भी लगाना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपना दूसरा डेरिवेशन आज का जो है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र डेरिवेशन करते हैं इसका। तो दर्पण सूत्र का अगर हम लोग डेरिवेशन करें तो यहां पर एक अवतल दर्पण बना लिया, ये अवतल दर्पण इधर से पेंट कर देते हैं, बाकी चीजें बना लेते हैं। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। मुख्य अक्ष के ऊपर कौन कौन से बिंदु होते हैं, ये ध्रुव हो गया, यहां पर फोकस होता है, ये फोकस हो गया, यहां पर होता है वक्रता केंद्र C, यहां पर वस्तु रख देते हैं, मान लेते हैं कोई वस्तु है O। ठीक है, अगर ये O वस्तु है तो यहां से हम लोग प्रकाश किरणें भेज सकते हैं, ये प्रकाश किरण यहां से जाएगी तो यहां से प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होगी। तो अगर किसी वस्तु से प्रकाश किरणें यहां से निकल रही तो हम लोगों को पता है एक तो प्रकाश किरण यहीं से जा रही होगी, एक प्रकाश किरण इस डायरेक्शन में यहां से पास होगी, इधर सीधे जाएगी,
कुछ इस तरह से, और टकरा करके दर्पण से वापस चली जाएगी, ऐसा होगा क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस होगा, अभिलंबवत आपतित होगी, टकरा के वापस आएगी। ये प्रकाश किरण इधर से गई है, इसको टकरा के वापस आना है। हम लोगों को पता है कि अगर ये प्रकाश किरण, ये वस्तु कहां रखी गई, पहले जोन में, शॉर्टकट तरीका हम लोगों ने देखा था, पहले में रखी तो प्रतिबिंब दूसरे में बनेगा। तो परावर्तन के पश्चात अगर यहां सी से अभिलंब खींचेंगे हम लोग, तो ये सी से अभिलंब खींच लेते हैं, ये कुछ अभिलंब बन जाएगा कुछ इस तरह का, ये अभिलंब बन गया। और अगर ये प्रकाश किरण यहां से परावर्तित होगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, तो परावर्तन के पश्चात कुछ इस तरह से यहां से निकल जाएगी, ये कुछ ऐसा होगा, क्योंकि दूसरे जोन में प्रतिबिंब तो बनना है, ये हम लोगों ने देख ही लिया था। तो यहां से परावर्तन हुआ और इधर निकल गई, तो ये प्रकाश किरण इधर से जा रही थी, इधर से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद इधर से वापस निकल रही है और इधर चली गई। तो ये वाली प्रकाश किरण गई, टकरा के वापस आई, ये टकरा के वापस आई, तो यहां कहीं पर ही मिलती हुई दिख रही हैं वास्तव में, तो यहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन अब यहां कुछ कोड लिखने हैं, उनको लिख लेते हैं फटाफट। जैसे यहां पर ये जाकर के आपतित हो रही, तो यहां जो कोड बन रहा है इसको हम लिख लेते हैं आपतन कोड आई, और यहां पर जो ये लिखा जाएगा इसको लिख देते हैं परावर्तन कोड आर। ठीक है, यहां पर जो ये कोड बनेगा दैट इज अल्फा, यहां पर जो ये कोड बन रहा होगा इसको हम लिख देते हैं बीटा, और इधर वाले कोड को लिख देते हैं हम लोग लेट सपोज गामा। ठीक है, ये गामा हो गया, ये गामा लिख दिया गया। अब हमें क्या करना है, अब ये देखना है कि यहां से हम एक अभिलंब खींचना चाहते हैं, ये एक अभिलंब खींच दिया यहां से, ये लंब है यहां से, और इसका नाम लिख देते हैं हम लोग, ये हमारे पास वैल्यू है m, और इसे हम n नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग लगाएंगे परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या कहता है, तो परावर्तन का नियम कहता है कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो अगर सबसे पहले हम लोग यहां से बात करें, इन ट्रायंगल त्रिभुज कौन सा, OMC में, OMC में त्रिभुज OMC क्या कह रहा है, तो त्रिभुज OMC का मतलब यह है कि यहां से लगा करके यहां से यहां तक का त्रिभुज, तो इसमें अल्फा और आई अंदर के कोड है, बीटा बाह्य कोड है। तो अगर हम यहां से लिखें तो बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस आई लिख सकते हैं। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बीटा माइनस अल्फा निकल के आएगी, तो बीटा माइनस अल्फा लिख देंगे, कोड आई निकल आया। दूसरा त्रिभुज बहिष्कोण प्रमेय हम लोग लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा CMI, CMI में, तो CMI में अगर बात करें तो बीटा और आर, तो बीटा प्लस आर, अंदर के कोड बाह्य कोड कौन होगा, गामा, तो यहां से आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, गामा माइनस बीटा। ये आई और आर निकल के आए, यहां पर लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या कहता है, कोड आई बराबर कोड आर होगा, कोड आई बराबर कोड आर होगा। आई का मान कितना, तो बीटा माइनस अल्फा, आर का मान कितना, तो गामा माइनस बीटा है। ठीक है, बीटा को इधर ले आए तो 2 बीटा बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस गामा। ये रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा। अब यहां कंडीशन वही लगानी है, फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर, यदि दर्पण का, या ऐसे लिखते हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, तो अगर दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, जितनी भी दूरियां n से मापी जाएंगी उनको हम लगभग p से माप सकते हैं, बिल्कुल माप पाएंगे। और यहां से ये भी वैल्यू लिख सकते हैं कि जो बीटा होगा अप्रोक्सीमेट बराबर होगा किसके, tan बीटा के, और इसको हम किसके बराबर लिख देंगे, तो tan बीटा की वैल्यू देखो निकल के आएगी mn, ये हो जाएगा लंब डिवाइडेड बाय में आधार क्या बनेगा, तो आधार बनेगा Cn। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे mn डिवाइडेड बाय में Cn को लिखेंगे Cp, क्योंकि p और n क्या होंगे, बहुत समीप होंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। बीटा हो गया, अल्फा निकाल ले, चलो गामा निकाल लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, लगभग किसके बराबर, tan अल्फा के बराबर, और tan अल्फा किसके बराबर लिखा जाएगा, तो ये होगा लंब दैट इज mn, और डिवाइडेड बाय में क्या होगा, आधार, आधार लिखेंगे ON, और इसको फर्दर लिखेंगे तो mn लिख सकते हैं, और ON को क्या लिखेंगे, OP लिख देंगे। ठीक है, अल्फा हो गया, बीटा लिख दिया, गामा लिख देते हैं, गामा इज इक्वल टू, गामा लगभग किसके बराबर होगा, तो tan गामा के बराबर होगा, और ये होगा mn
डिवाइडेड बाय में, यहां से देखेंगे तो गामा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, IN। तो इसे क्या लिख देंगे, MN डिवाइडेड बाय में यहां पर IP। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास tan गामा की वैल्यू। अब ये सारी वैल्यू यहां समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहां लिखते हैं सभी मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अगर 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा, नए पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ था, लिखा था 2 बीटा, तो 2 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई है, तो ये निकल के आया है MN डिवाइडेड बाय में CP इज इक्वल टू क्या लिखा है आगे, तो यहां पर लिखा गया है गामा प्लस डेल ओ, गामा लिखा गया है और प्लस अल्फा लिखा गया है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास MN बाई OP आई है, तो यहां लिख देंगे MN डिवाइडेड बाय में OP और प्लस लिखेंगे तो ये MN डिवाइडेड बाय में यहां क्या लिखा जाएगा, तो IP लिखा जाएगा। एक बार देख लेते हैं, तो ये वैल्यू IP है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं, MN से MN कैंसिल हो जाएगा, यहां बनेगा 2 डिवाइडेड बाय में CP इज इक्वल टू, यहां पर MN डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे, OP, और यहां पर MN कैंसिल ही हो गया है, MN दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो यहां लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय में OP और प्लस यहां पर क्या लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय में IP। अब हम लोग ये दूरियां लिख लेते हैं, तो वहां फिगर में फिर से वापस चलते हैं, यहां से लगा करके जहां तक की जो दूरी होती है इसे U से लिखा जाता है। और अगर हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करें तो ये बोल सकते हैं कि जो OP होगा दैट विल बी माइनस ऑफ U। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरणें बाईं से दाईं तरफ जा रही हैं, बाईं से दाईं तरफ की दूरी धनात्मक लिखी जाएगी, लेकिन ध्रुव से बाईं तरफ की दूरी तो ऋणात्मक होगी। साथ ही अगर बात करें OP हो गया और यहां से दूसरा लिखना चाहे CP, तो CP की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, -R के बराबर लिखी जाएगी। दूसरा पॉइंट, यहां से अगर हम लोग IP की वैल्यू निकाले तो IP की वैल्यू यहां से यहां तक होगी, वो लिखी जाएगी -V से, क्योंकि प्रतिबिंब की जो दूरी होती V से लिखी जाती। सारे मान रख देते हैं यहां, तो यहां पर बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय में -R इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय में OP। P क्या है, तो वस्तु की दूरी है, इसे -U से लिखा गया है, +1 बाई -V, माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय में R बनेगा, 2 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई में V, या जो भी लिखना चाहे V प्लस U प्लस V, कोई भी लिख सकते हैं, ये रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन फिर से हम लोगों को पता है यहां पर अगर हम R इज इक्वल टू 2F रखेंगे, लेकिन याद रखेंगे R इज इक्वल टू 2F, स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होना चाहिए, तो यहां लिख देते हैं चूंकि R किसके बराबर होता है, 2F के बराबर होता है, तब क्या लिखा जा सकता है, तो लिख सकते हैं हम 2 डिवाइडेड बाई में 2F इज इक्वल टू 1 बाई V प्लस 1 बाई U। तो यहां से फार्मूला निकल के आएगा 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V प्लस 1 बाई U। ये होता है दर्पण का सूत्र। तो ये है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। तो ध्यान रखें दर्पण सूत्र कैसे निकाला जा सकता है। यहां पर देख सकते हैं हम लोगों ने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, एक बिंदु वस्तु मानी है, बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनाया है और परावर्तन का नियम लगा कैलकुलेशन कर ली है। छोटे अगर दर्पण का द्वारक छोटा होता है तो फार्मूला निकल के आता है 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V प्लस 1 बाई U। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए आवर्धन। तो आवर्धन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक अच्छा सा फिगर बनाते हैं दूसरा, और फिर उससे समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दर्पण का जो आवर्धन होता है, यहां से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आवर्धन, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, रेखीय आवर्धन होता है। बेसिकली आवर्धन को क्या लिखा जाता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई डिवाइडेड बाय वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ये हमेशा काम करता है, लेंस में भी दर्पण में भी। प्रतिबिंब की लंबाई को HI से लिखा जाता है और इसे HO से लिखा जाता है। कभी कभी इसे ऐसे भी लिख देते हैं I से सिर्फ, तो इसे भी कभी कभी कैपिटल O से लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं नोटबुक में, प्रतिबिंब किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात उस दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे हम से प्रदर्शित करते हैं और ये विमाहीन राशि है। ठीक है, ये तो पॉइंट हो गया, इसकी वैल्यू लिख देंगे और ये कैसे काम करती सारी चीजें ये बना देंगे। ठीक है,
लेकिन यहां पर ये फार्मूला निकालेंगे और भी इसके कौन कौन से फार्मूले होते हैं उनके बारे में बात करें तो यहां पर इसके बाकी के फार्मूलों को एक हम लोग फिगर बना के समझते हैं। फिगर ऐसा बना रहे हैं, मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण है हमारे पास, ये अवतल दर्पण हो गया। बाकी चीजें बनाते हैं तो जैसे यहां पर हम लोगों ने बना लिया मुख्य अक्ष हो गया इसका, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष है और यहां पर सारे पॉइंट्स हैं। जैसे यहां पर इसका फोकस होता है, यहां पर इसका वक्रता केंद्र होता है C और वस्तु कहीं पर रखी गई है तो मान लेते हैं ये वस्तु है जो यहां कहीं पर रखी गई है, ये हो गई वस्तु। ठीक है, तो ये वस्तु है जो रखी गई है इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर मुख्य अक्ष के ऊपर, जिसका नाम लिख देते हैं AB। यहां से प्रकाश किरणें अब चलेंगी और बनेगा प्रतिबिंब। तो प्रकाश किरणें चलेंगी तो देखो पहली प्रकाश किरण तो यहां से जाएगी समांतर, तो समांतर प्रकाश किरण जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है तो ये तो फोकस से जाएगी, फोकस से चली गई। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण कहां से गुजारनी चाहते हैं हम लोग तो दूसरी प्रकाश किरण यहां से गुजार लेते हैं, मान लेते हैं C से गुजर रही है। यहां पर दर्पण बना देते हैं, C से गुजर रही है। ये दर्पण पर जाकर के आपतित हो रही, तो C से अगर कोई प्रकाश किरण निकलेगी, ये तो गई और वापस इधर चली आई, ये प्रकाश किरण इधर से जाएगी तो टकराने के बाद दोबारा से वापस आएगी, इधर चली गई, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा तो इसका प्रतिबिंब यहां कहीं पर बनेगा, कुछ ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। चलो प्रतिबिंब भी बन गया, A हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास A' और ये बन जाएगा B'। अब सबसे पहली बात यहां पर जो पॉइंट है वो हम कंसीडर करते हैं कि जो डिस्टेंस ली जा रही है उन डिस्टेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ये B, ये जो लिखा गया है BAC, ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल दिया गया CA' B'। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं तो हम लोगों को पता है ये ट्रायंगल कैसे होंगे, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये इनकी ट्रांसवर्सल की तिर्यक रेखा है, तो जो ये कोण बनेगा वही ये कोण बनेगा, ये 90 तो ये कोण भी बराबर होंगे क्योंकि ये कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। दोबारा समझते हैं, ये लाइन है जो यहां पर ये जो लाइन खींची गई, यहां पर ये लाइन खींची गई, तो इसकी वजह से ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण, बाकी का 190 है ही। तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग समरूप त्रिभुज हो गए और समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती संगत उनका अनुपात बराबर होता है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम लोग कि इस कोण के सामने की भुजा जो लिखी गई है दैट इज AC, इस त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा AC, इसके सामने की भुजा क्या लिखी जाएगी तो A' लिखी जाएगी। ये किसके बराबर कर देते हैं तो इनके आधार के बराबर अगर हम लोग लिखें तो यहां पर जो इनकी ऊंचाई लिखी गई है दैट इज AB और यहां पर इसकी ऊंचाई जो लिखी गई है वो है A' B'। ठीक, तो अगर ये AC लिखा गया तो AC की हम दूरी लिखना चाहें कितनी लिख सकते हैं तो हम लोगों को पता है कि जहां वस्तु रखी गई उस दूरी को क्या लिखा जाता है, U से लिखा जाता है। तो टोटल U है, उसमें से अगर हम ये C तक की दूरी को घटा दें, यहां पर ये P होगा, तो अगर C तक की दूरी को घटा दिया जाए तो ये मिल जाएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं -R पूरी, ये पहले ही ऐसे लिखते हैं, -U टोटल दूरी है, उसमें से घटा देते हैं -R। ठीक है, अगर ऐसा घटा देंगे और डिवाइडेड बाय में यहां क्या लिख सकते हैं A', तो A' की दूरी लिखी जाएगी तो हो जाएगा -R और उसमें से क्या घटा देते हैं तो उसमें से घटा देते हैं प्रतिबिंब की दूरी, तो -V घटा देते हैं। ये किसके बराबर आएगा, AB क्या लिखा जाता है तो इसे लिखते हैं हम लोग O, ये हो जाएगा O डिवाइडेड बाय में इसे हम I लिख देंगे। ठीक, सॉल्व कर देते हैं इसे, तो क्या बनेगा ऊपर, तो ये लिखा जा सकता है -U + R डिवाइडेड बाय में यहां क्या रख सकते हैं तो यहां बन जाएगा -R + V दैट इज इक्वल टू O/I। उल्टा करके इसे लिख देते हैं और R की वैल्यू 2F रख देते हैं, तो ये बन जाएगा -2F + V डिवाइडेड बाय में -U + 2F इज इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा O डिवाइडेड बाय में I। F की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं तो हम लोगों को पता है F की वैल्यू क्या 1/F इज इक्वल टू 1/V और +1/U, तो यहां से F की वैल्यू क्या निकल के आएगी तो F की वैल्यू निकलेगी क्या U × V डिवाइडेड बाय में V + U। ये वैल्यू यहां रख के सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी -V/U, और अगर ये वैल्यू यहां से निकल के आई तो यहां से ये जो लिखा गया था इसमें हम लोगों ने इसे जब उल्टा किया था तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी यहां पर I/O, और इसको सॉल्व करेंगे जब F की वैल्यू यहां पर पुट की जाएगी इस जगह पर तो यहां निकल के आएगा V/U, और इसको जब हम लोग यहां पर आवर्धन में रखेंगे तो हमारे पास फार्मूला निकल के आएगा आवर्धन का।
पहला तो I बाई ओ हम लोगों को पता है परिभाषा से, दूसरा निकल के आया है माइनस वी बाई यू। बाकी के और भी फार्मूले होते हैं, इस सूत्र को यहां पर अप्लाई करेंगे तो m के जो फार्मूले बनते हैं वो लिख देते हैं f डिवाइडेड बाई में f माइनस यू इज इक्वल टू f माइनस वी डिवाइडेड बाई में f बनता है। ये इतने सारे फार्मूले होते हैं, जो भी याद रखना चाहे याद रख सकते हैं। इन फार्मूले से फायदा है कि जल्दी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आवर्धन निकालना होता तो आवर्धन भी निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर जैसे ही यहां रखेंगे I बाई ओ की वैल्यू माइनस वी बाई यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आवर्धन। किसी गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसे निकाला जाता है। आवर्धन के बारे में कुछ पॉइंट्स है, जैसे आवर्धन को पढ़ना कैसे, जैसे m की वैल्यू आ गई माइनस सपोज 1i, तो 1 तो डिवाइड करने पर तब आएगा जब I और O की वैल्यू बराबर बराबर होंगी। माइनस साइन हमें ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, उल्टा बनेगा। और ये 1 बताता है क्या होगा, बराबर बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। मान लेते हैं m की वैल्यू आई माइनस 1/2, तो माइनस साइन तो हमें बताएगा उल्टा है, और m का मान यहां पर जो अलग से लिखा गया 1 से कम है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा, मतलब आधा बनेगा, 1/2 होगा। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये हो गया दर्पण सूत्र। यहां पर हम लोगों ने बात किया डेरिवेशन इसका कैसे प्रॉपर करेंगे। यहां पर बात किया पैराक्सियल रेस के लिए कि r/2 बराबर होता है f के या फिर नहीं बराबर होता, उन सब के बारे में बात की गई। यहां पर देख लिया दर्पण सूत्र, आवर्धन देख लिया। आवर्धन में जितने भी फार्मूले हैं उनको एक बार हम लोग दोबारा रिकॉल करके लिख लेते हैं। m इज इक्वल टू हमारे पास एक फार्मूला आया है जो कि डेफिनेशन से आया है, दैट इज I बाई यू। एक फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है v बाई यू होता है, और जब दर्पण के सूत्र को लेकर के आया गया, यहां रखा गया, तो यहां से हम लोगों को फार्मूले मिले f डिवाइडेड बाई में f माइनस यू। तो ये हमारे पास निकल के आया है f माइनस यू, और यहां पर ये लिखा जाएगा f माइनस वी डिवाइडेड बाई में u। ये v होगा, ये ऐसा। तो हमारे पास ये फार्मूले निकल के आए आवर्धन के लिए। इनमें से जो फार्मूला चाहे लगा सकते हैं, सारे वैलिड है मिरर के लिए, तो दर्पण के लिए सारे मान्य रहेंगे। ठीक है, आवर्धन हो गया। अब अगर आवर्धन के आगे बात किया जाए तो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो बोर्ड से रिलेटेड हालांकि नहीं है, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ना चाहिए। जैसे जब वस्तु मुख्य अक्ष के अनुदेश रखी गई हो तो वस्तु के वेग और प्रतिबिंब के वेग में क्या संबंध होता है। जैसे यहां पर अगर हम लोग कोई दर्पण बनाते हैं, ये दर्पण बना लिया गया, यहां पर ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष बन गया, ये मुख्य अक्ष है, यहां पर P हो गया, यहां पर F हो गया, यहां कहीं पर C हो गया। मान लेते हैं कि यहां पर एक वस्तु है, ये कोई इधर वस्तु है, ये कोई वस्तु रखी गई है, ये वस्तु है O, ये इधर की तरफ बढ़ रही है, सामने की तरफ, आगे की तरफ ये बढ़ रही है, मान लेते हैं। ये इधर बढ़ रही है, ठीक है, ये दर्पण है हमारे पास, इसकी तरफ ये बढ़ रही है। मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, इधर से बढ़ रही है इतनी वेलोसिटी से। ये क्या है, दर्पण के सापेक्ष वस्तु का वेग। लिख देते हैं यहां पर v वेक्टर O कामा m क्या है, दर्पण के सापेक्ष वस्तु का वेग है, वस्तु का वेग है। तो जब कभी ऐसा दिया गया हो और हमें निकालना हो कि प्रतिबिंब का वेग कैसा होगा, तो हम लोग यहां फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, तो फार्मूला हम लोगों को पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अवकलन कर देते हैं इसका t के सापेक्ष, तो इसका अवकलन तो 0 हो जाएगा क्योंकि फोकस दूरी तो बदलेगी नहीं, इनके निर्देशांक बदलेंगे। और यहां पर ये भी याद रखेंगे, जो भी हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया है, यहां पर ये होता है प्रतिबिंब का x निर्देशांक। ये निर्देशांक होते हैं, दूरियां नहीं होती, ध्यान रखना। और ये क्या है, वस्तु का y निर्देशांक, और वो फोकस दूरी तो है ही, ठीक है। उत्तल दर्पण होगा तो फोकस दूरी धनात्मक होगी, f धनात्मक निगेटिव होगा, f पॉजिटिव होगा। तो अवतल दर्पण के लिए तो ये ऐसा होगा, अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण के लिए हम ऐसा लिखा करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब दूरियां नहीं होती है। यहां पर अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो 0 हो गया, इनका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा
हम लोगों को पता है 1/x का अवकलन होता है 1/x², और यहां पर लिखा जाएगा dv/dt, और यहां पर 1/u², इसे भी लिख देंगे du/dt। सिंपल अवकलन कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये एक तरफ ले आते हैं, उनको दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो यहां बन जाएगा dv/dt, और यहां पर क्या लिखा जा सकता है, तो dv/dt हो गया। इसको भेज रहे हैं उधर, तो हम इधर भेज देंगे, तो -v² डिवाइडेड बाई में u² बन जाएगा, इंटू du/dt बन जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा है, इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं v/u, और इसका लिख सकते हैं होल स्क्वायर माइनस साइन लगा के, और ये बन जाएगा du/dt, और ये इज इक्वल टू क्या बनेगा, dv/dt। ठीक है, dv/dt का मतलब क्या है, ये तो निर्देशांक था ना वस्तु का, और वो प्रतिबिंब का, और समय के साथ बदल रहा है, तो ये प्रतिबिंब का वेग हो जाएगा। तो इसे लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज होती है विद रेस्पेक्ट टू मिरर, दर्पण के सापेक्ष होता है, और इसे बराबर लिखा जाएगा, तो माइनस यहां लगा है। यहां पर v/u का स्क्वायर मतलब क्या है, m² लिखा जा सकता है, और यहां पर हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो जब भी कभी अनुदिश मतलब मुख्य अक्ष के अनुदिश गतिमान होगी वस्तु, तो उसके लिए प्रतिबिंब के वेग और वस्तु के वेग में संबंध क्या आएगा, यहां पर ध्यान रखेंगे दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग। फार्मूला कहां से आया, उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। नहीं फार्मूला याद रखना चाह मतलब ये पूरा डेरिवेशन याद रखना चाहते हैं, तो फार्मूला याद रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -m², मतलब रेखीय आवर्धन का स्क्वायर, इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ठीक, आगे बात करते हैं, जब वस्तु लंबवत गतिमान होती है, तो जब वस्तु लंबवत गतिमान होगी, इसका क्या मतलब है, जैसे यहां पर हम लोगों ने एक दर्पण बनाया, ये दर्पण है कोई, मान लेते हैं, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष PFC, और यहां पर अब की बार वस्तु कुछ इस तरह से गतिमान हो रही है, इस तरह से गतिमान हो रही है। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू मिरर, इस बार अलग है, ठीक है। तो प्रतिबिंब का वेग कैसे बदलेगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लंबवत दिशा में रिलेशन क्या निकल के आया, तो अभी हम लोगों ने देखा रिलेशन निकल के आया है कि m की वैल्यू लिखी जाती है I/O। I और O क्या होते हैं, इस मुख्य अक्ष के लंबवत दूरियां होती हैं, तो अगर I की वैल्यू लिखी जाएगी तो m इंटू O लिखा जाएगा। अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा di/dt इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, m बना रहेगा, do/dt, ये जीरो नहीं है, O है, ध्यान रखना इस बात का। तो यहां से निकल के आएगा di/dt, से लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो m टाइम्स इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर लिखा जाएगा। तो जब अनुदिश गति होगी तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाएगा, m गुना कर देंगे, जो वस्तु का वेग होगा तो प्रतिबिंब का वेग मिल जाएगा। माइनस चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, अगर वस्तु ऊपर जा रही है तो प्रतिबिंब भी ऊपर ही जा रहा होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो जब वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत गतिमान होती तो m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, और जब लंबवत गतिमान होती तो यहां पर ये फार्मूला काम करेगा, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें याद रखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि दर्पण का सूत्र कैसे निकाला जाता है, और वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में वास्तव में क्या संबंध होता है, और उसको हम अपने यूज के लिए कैसे मॉडिफाई कर लेते हैं। मतलब छोटे दर्पण का द्वारक अगर रखा जाता है तो वहां पर f बराबर क्या लिखते हैं, r/2 लिखा जाता है, अदरवाइज f बराबर लिखा जाता है r-r/2 cos I या cos थीटा लिखा जाता है, जहां थीटा होता है आपतन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण की वैल्यू जब कम होती है तभी हम लिख पाते हैं r बराबर 2f, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का ये क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में हम लोगों ने डेरिवेशन किया, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में बात की। ध्यान रखेंगे ये क्लासें बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगी, साथ ही जेईई मेन का जो भी छोटे छोटे टॉपिक होंगे उन सबको कवर करेंगी, कोई चीज छोड़ी नहीं जा रही। तो क्लासों को सीरियसली लेकर के देखें और इनके नोट्स जरूर बनाते रहें। वैसे जो लेक्चर नोट्स होते हैं वो टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन खुद के लिखे नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, तो अपने नोट्स भी बनाते रहें। जैसे यहां पर जो रिलेशन निकल के आ रहे हैं कि जब वस्तु के मुख्य अक्ष के अनुदिश वस्तु गतिमान होगी तो ये रिलेशन निकल के आता है, लंबवत अगर गतिमान होती तो ये रिलेशन निकल के आता है। तो छोटे छोटे फार्मूले अपने नोट्स में जरूर लिखें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे और इनमें दोष कौन सा होता है जिसको हम गोलीय विपथन का दोष कहते हैं, स्फेरिकल एबरेशन कहा जाता है, उसको क्या मतलब उसको परिभाषित कैसे करते हैं, मतलब होता क्या है, और उसका निवारण कैसे किया जाता है, तो उनके बारे में बात की जाएगी।
ठीक है, तो अगली क्लास जो होगी परावर्तन के लिए लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम लोग परावर्तन को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल पर जाएंगे। तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।